Okay, so carbon and its compound. This chapter is very much important. बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। अगर आपको इस टॉपिक में कहीं पे भी लगता है कि हमें पता नहीं चल रहा है तो वहाँ पे आप मुझे रिपीट करने को बोल सकते हैं। क्लियर? सो इस चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, आपकी साइंस की बुक का। एज यू सी हियर, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। चैप्टर का नेम ही है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। एंड ये जो चैप्टर है ये आता है हमारे पास। केमिस्ट्री की 3 बेसिक ब्रांचेस होती हैं। स्टार्टिंग जब मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था उस टाइम पे आई विल टोल यू दैट देयर आर 3 ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री: इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक and physical chemistry. These are the 3 basic branches of chemistry which we will study in chemistry. ठीक है, अब इन 3 ब्रांचेस में से जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका ये पार्ट है, ये चैप्टर, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसके अंडर ये आता है। ठीक है, अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये होती क्या है। क्लियर? तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑर्गेनिक वर्ड आया हुआ है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक वर्ड हम लेते हैं लिविंग थिंग से। इनकी लिविंग जितनी भी वस्तुएं होती हैं वहां से हम ये वर्ड जो है ये डिराइव हुआ। यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या हुई? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम स्टडी करते हैं कार्बन और उसके कंपाउंड्स की। ठीक है, या आप बोल सकते हो यहाँ पे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड। किसके बारे में हम स्टडी करेंगे? केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन के कंपाउंड्स की यहाँ पे हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, जिसमें कंटेनिंग यूजुअली यहाँ पे हमें हाइड्रोजन दिखता है। यूजुअली कंटेनिंग यूजुअली हाइड्रोजन, बट समटाइम्स हाइड्रोजन के अलावा भी यहाँ पे हमारे पास अदर हेटेरो एटम होते हैं, यानी कि दूसरे कोई एलिमेंट। जैसे ऑक्सीजन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, नाइट्रोजन देखने को मिलेगा, सल्फर देखने को मिल जाएगा, हेलोजन दैट इज जो हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, फॉस्फोरस है। यानी कि ये सारे एलिमेंट्स भी आपको कार्बन के साथ यहाँ पे इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगर मैं सिंपल वे में बोलूं तो व्हाट इज केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट carbon and its compounds, or it is the study of carbon compounds containing hydrogen usually, and additionally another other elements are also have there। ठीक है, तो यहाँ पे अदर एलिमेंट्स जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजेंस एंड फॉस्फोरस। तो यहाँ पे हम इनकी स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अब यहाँ पे अब हमें जानना है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आई, ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी ये किस तरह से एग्जिस्टेंस में आई। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो एग्जिस्टेंस में आई थी ये एक एक्सीडेंट से यहाँ पे आई थी, यानी कि एक्सीडेंटली क्या हुआ था
ये एग्जिस्टेंस में आई थी। कोई भी इनोवेशन होती है, ठीक है, हम काम करते हैं किसी चीज के ऊपर, तो क्या होता है, वो समटाइम्स हम किसी और चीज के ऊपर काम कर रहे होते हैं बट हो कुछ और जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी एग्जिस्टेंस में आई थी। तो हुआ क्या था, एक बार एक साइंटिस्ट थे, ये बात होगी लगभग 18th सेंचुरी की। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बर्जिलियस। क्या नाम था? बर्जिलियस। बर्जिलियस ने एक बात बोल दी, एक थ्योरी इन्होंने दे दी। उस थ्योरी को इन्होंने नाम दिया वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी। इस वाइटल फोर्स थ्योरी में बर्जिलियस ने क्या बोला, इसने बोला कि कोई भी एलिमेंट, कोई भी यहाँ पे ऑर्गेनिक का कंपाउंड जो है, ठीक है, वो अपने आप नहीं बन सकता है। उसके लिए एक माइस्टीरियस फोर्स की जरूरत पड़ती है। माइस्टीरियस फोर्स, माइस्टीरियस फोर्स यानी कि एक चमत्कारी एक कोई ताकत, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा है, उसके बनने के लिए क्या चाहिए होता है, यहाँ पे एक माइस्टीरियस फोर्स की जरूरत पड़ती है। और ये माइस्टीरियस फोर्स केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही प्रेजेंट होती है। ये बोला बर्जिलियस ने अपनी वाइटल फोर्स थ्योरी में। मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या बोला उसने? बोला कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हुआ, जो हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ कंपाउंड है, ठीक है। तो उसने बोला कि अपनी वाइटल फोर्स थ्योरी में कि जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा, उसके लिए हमें माइस्टीरियस फोर्स की जरूरत होती है। और वो माइस्टीरियस फोर्स केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही प्रेजेंट होती है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनिमल्स भी आते हैं, इसमें प्लांट्स भी आते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही बनेंगे। यानी कि यहां से एक बात पता चली कि हम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में या लैब्स में प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, जो बर्जिलियस ने बोला। अब इन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी, काफी ये एमिनेंट साइंटिस्ट भी थे। तो जब इन्होंने ये बात बोली तो अब साइंटिस्ट इस तरफ अपना ध्यान नहीं लेके गए कि हम चलो अब बनाते हैं कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, लैब में काम करते हैं। क्योंकि जब इन्होंने ये बात बोल दी तो लोगों ने सोचा कि चलो अब इसके लिए मास्टीरियस फोर्स की जरूरत पड़ती होगी, चमत्कारी ताकत की जरूरत पड़ती होगी, तो वो तो केवल और केवल वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही मिलेगी, तो हम इसको लैब में नहीं बना सकते हैं। तो किसी ने ज्यादा ट्राई भी नहीं किया। अब क्या हुआ, थोड़े टाइम के बाद ही एक साइंटिस्ट आए, फ्रेडरिच होलर। क्या नाम था उनका? इन दोनों का नाम को याद रखना, फ्रेडरिच होलर। ये बात होगी लगभग 1828 की सेंचुरी, ठीक है, 18th सेंचुरी की ही बात थी ये भी। अब ये क्या कर रहे थे, ये लैब में एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर रहे थे, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर ये काम कर रहे थे, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था, ये क्या बना रहे थे? ये बना कुछ और रहे थे, बन कुछ और गया। इन्होंने क्या किया, अमोनियम क्लोराइड प्लस पोटाशियम साइनेट, NH4Cl, ये क्या है हमारे पास, अमोनियम क्लोराइड, and this one is potassium cyanide. तो when Friedrich Schroeder heat this both the compound, हीट किया उन्होंने अमोनियम क्लोराइड और पोटाशियम साइनेट को, नाउ व्हाट विल हैपन हियर,
ammonium cyanate will form along with potassium chloride. What is this? This is ammonium cyanate and this is potassium chloride. ओके, क्या किया इन्होंने? अमोनियम क्लोराइड और पोटाशियम साइनेट के बीच में ये रिएक्शन करवा रहे थे। जब इन्होंने इसको हीट किया, व्हाट विल फॉर्म? अमोनियम साइनेट एंड पोटाशियम क्लोराइड। नाउ ये जो यहाँ पे अमोनियम साइनेट होता है, ये जो यहाँ पे अमोनियम साइनेट बना, ये क्या था? ये तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल था। जब फ्रेडरिक शोल्डर ने अब क्या किया, ये जो अमोनियम साइनेट यहां पे बना, इसको इन्होंने फर्दर हीट किया। क्या किया? इस अमोनियम साइनेट को जब यहां पे हीट किया, ये क्या था? ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, इन्होंने इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या किया? हीट किया। जैसे ही इन्होंने इस कंपाउंड को हीट किया, यहां पे एक कंपाउंड इनको मिला जो बिल्कुल मिलता जुलता था जो हमारी बॉडी में यूरिन मिलती है उसकी तरह, और इसका नाम था यूरिया। ठीक है, इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हो, आपको ये इस तरह से भी लिखा हुआ मिलेगा, NH2C डबल बॉन्ड O NH2। तो यूरिया इज द फर्स्ट सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये MCQ का क्वेश्चन यहां पे बन जाता है कि नेम द फर्स्ट organic compound which is prepared in the laboratory, and who prepared that organic compound, and how will he prepare that organic compound? तो फ्रेडरिक शोल्डर ने ये दिया था 1828 को के टाइम पे, इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। क्या किया था इन्होंने? अमोनियम क्लोराइड और पोटाशियम साइनेट को, और एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई। इस कंपाउंड को जब फर्दर इन्होंने हीट किया, रीअरेंज देमसेल्फ, यह इसका इसने रीअरेंजमेंट की, अपने एटम्स को क्या किया? यहाँ पे रीअरेंज किया। आप यहाँ पे देख सकते हो, यही कंपाउंड है ये भी। ठीक है, ओनली क्या हुआ है? ना तो यहां से कुछ बाहर गया है, ना तो यहाँ पे कुछ हमने ऐड किया हुआ है। हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हीट किया। हीट करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ? इसके जो यहाँ पे एलिमेंट्स थे, उन्होंने सिर्फ रीअरेंजमेंट की। अब जब रीअरेंजमेंट यहाँ पे हुई तो यहाँ पे क्या बना? एक कंपाउंड बना, यहाँ पे नया एक कंपाउंड बना। ठीक है, जो नया कंपाउंड यहाँ पे बना वो क्या था? वो बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर था। किसके सिमिलर था? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जिसका नाम होता है यूरिया, एंड इट इज फाउंड इन ह्यूमन यूरिन। ह्यूमन के, एनिमल्स के यूरिन में ये हमें देखने को मिलता है, एंड इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब जब यहां पे इस कंपाउंड की डिस्कवरी हो गई, अब जो यहाँ पे थ्योरी दी थी किसने? बर्जीलियस ने, वाइटल फोर्स थ्योरी। अब ये थ्योरी टोटली क्या होगी? फेल हो गई, यानी कि टोटली इग्नोर कर दिया लोगों ने इस थ्योरी को, क्योंकि यहाँ पे अब ऑर्गेनिक कंपाउंड एक बन चुका था। अब पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया, अब बाकी साइंटिस्टों को भी पता चल गया कि अगर यहाँ पे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा है तो ये बात बिल्कुल मिथ है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनने के लिए क्या चाहिए?
एक माइस्टीरियस फोर्स की जरूरत चाहिए। यानी कि इसको हम क्या कर सकते हैं, हम इसको लैब्स में प्रिपेयर कर सकते हैं, इसको हम सिंथेटिकली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अब इसके बाद सारे के सारे साइंटिस्ट लग गए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन में। और आज की डेट में अगर आप देखोगे तो मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिस्कवरी हो चुकी है, जिनको हम लैब्स में प्रिपेयर करते हैं। मिलियंस एवरी ईयर नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो डिस्कवर होते हैं। अभी इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज होती हैं कार्बन की, जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे। ये तो था सिंपल ओवरव्यू, ठीक है। ये क्या था, सिंपल ओवरव्यू था कि किस तरह से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। अब जो मेन टॉपिक जो आता है आपका, जो आपके सिलेबस में अब चलेगा, जो आपके चैप्टर में होगा, जो आपको डिस्कशन करनी है, बट ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से यहाँ पे चीजें जो थी वो एग्जिस्टेंस में आई थी। क्या किया था फ्रेडरिक शोलर ने, क्या बोला था बर्जीलियस ने, तो यू नो अब वेरी वेल, ठीक है। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो यू मे आस्क, एनीवन हैविंग एनी कंफ्यूजन? नो वन? नहीं है? ओके ओके। सो अब यहां पे कार्बन जो है, you know very well the atomic number of carbon is, कितना एटॉमिक नंबर होता है कार्बन का? एनीवन बोलो? 6. 6. And its electronic configuration? 2 and 4. 2 and 4. And number of valence electron? 4. 4. And what is the valency? Valency बोलो? वैलेंसी अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज या गेन करेगा ये? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, एनीवन? 4। कितनी वैलेंसी है इसकी? 4 ही इसकी बैलेंसी भी है। क्लियर? ये चीजें तो सबको क्लियर होनी चाहिए कार्बन के बारे में इस चैप्टर को पढ़ने से पहले। इसकी बैलेंसी, इसका एटॉमिक नंबर, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक इसका मास भी आपको पता होना चाहिए। तो लगभग 12 के अप्रॉक्स इसका मास होता है, अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूं, ठीक है। एटॉमिक मास इज इक्वल टू 12 के अप्रॉक्स, ठीक है। इन एटॉमिक मास को डिनोट किया जाता है ए से, एंड एटॉमिक नंबर को डिनोट किया जाता है जेड से। आई होप यू ऑल नो इट, ठीक है। ओके, नाउ कार्बन जो हमारे पास है, इट इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आफ्टर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ये आफ्टर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। यानी कि अर्थ क्रस्ट के ऊपर लाइफ को एक स्मूथ वे में चलाने के लिए जिस तरह से हमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से हमें कार्बन की भी यहाँ पे जरूरत पड़ती है। नाउ यहाँ पे जो कार्बन जो वर्ड है, कार्बन, ये डिराइव हुआ है एक लैटिन वर्ड से। एक लैटिन वर्ड है यहाँ पे जिसका नाम होता है कार्बो। कार्बो, इस कार्बो वर्ड से इसको डिराइव किया हुआ है, जिसका मीनिंग होता है कोल, COAL, ठीक है। तो कार्बन वर्ड कहां से डिराइव हुआ है? इट इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड कार्बो, which means
कोल। इसका मतलब क्या हुआ? कोल। अब अर्थ क्रस्ट की अगर हम बात करें तो अर्थ क्रस्ट के ऊपर जो इसकी जो परसेंटेज है, जो इसका अमाउंट है, ये लगभग 0.02% कार्बन अर्थ क्रस्ट के ऊपर आपको मिलेगा। किस फॉर्म में मिलेगा? इन द फॉर्म्स ऑफ मिनरल्स, ठीक है, लाइक कार्बोनेट्स में मिल जाएगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स में मिल जाएगा, कोल में मिल जाएगा, या जितने आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट देखते हो उसमें भी हमें ये देखने को मिलेगा। एंड एटमॉस्फेयर की बात करें अगर हम, तो एटमॉस्फेयर में भी इसकी काफी परसेंटेज है, लगभग 0.03% ये हमें एटमॉस्फेयर में देखने को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ CO2। अब थोड़ा सा ये मे बी इंक्रीज भी हो गया था, ये 0.03 की जगह पे 0.04 ये इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू आपका यहाँ पे जो आपकी जितना भी पॉल्यूशन है उसके कारण ये हो रहा है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसकी कितनी मात्रा यहाँ पे एनवायरनमेंट में, हमारे अर्थ पर और एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में कितना यहाँ पे ये प्रेजेंट है। क्लियर? अब ये जो आप देखते हो फ्यूल देखते हो आप, ठीक है, जैसे कैरोसिन हो गया, कोल हो गया, या LPG CNG जिससे गाड़ियां चलती हैं, LPG हमारे घरों में यूज होती है, ठीक है। या आप देखते होंगे कपड़े पहने होते हैं यहाँ, जैसे कॉटन है, नाइलॉन है, पॉलिएस्टर है, पेपर है, रबड़ है, ठीक है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में इनका यूज होता है, ठीक है। लेदर है, जितनी भी हम दवाइयाँ खाते हैं, जो भी कोरोना के इंजेक्शन जो लगे हुए हैं, ठीक है, आप यहाँ पे हैरान होंगे कि ये सारे के सारी जो चीजें हैं ये जो है कार्बन से ही बनी हुई है, यानी कि कार्बन के ऊपर ही ये सारी की सारी चीजें क्या हैं? बेस्ड हैं। जहां पे भी ऑर्गेनिक का नाम आ गया मतलब वहां पे एक कार्बन जुड़ गया है, ठीक है, वहां पे कार्बन है ही है, वहां पे प्रेजेंट ही है, ठीक है। आप मेडिसिन ले लो, ठीक है, आप कुछ कोई भी चीज ले लो यहाँ पे जो लाइफ को जीने के लिए क्या है, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसमें कार्बन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। पेपर है, कपड़े जो हम पहनते हैं, आप खाना देख सकते हो, खाना हम सब्जी खाते हैं, वो भी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड ही हम खा रहे हैं वहां पे भी, ठीक है। तो इतना ज्यादा इस चैप्टर का क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंस है। तो इसमें जो फर्स्ट जो टॉपिक यहाँ पे, ये भी जनरल इंट्रोडक्शन है इसके बारे में, ये भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है, इसका आपसे बैलेंसी पूछी जा सकती है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछे जा सकते हैं, इसका मास पूछा जा सकता है, ठीक है, इसकी परसेंटेज पूछी जा सकती है आपसे। नाउ अब जो मेन टॉपिक यहाँ पे आता है, जो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे अब, दैट इज कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड। कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड। ओके, तो हमने अभी कार्बन के बारे में कुछ एक जनरल सी इंट्रोडक्शन हमने स्टडी की, एंड लास्ट चैप्टर में हमने एक बॉन्ड के बारे में पढ़ा था, जिस बॉन्ड का हमने नाम दिया था आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जिसको हमने बोला था, ठीक है। अब दूसरी तरह का जो बॉन्ड यहाँ पे हम पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, ठीक है। वहां पे क्या हो रहा था? आयनिक बॉन्ड में ट्रांसफर हो रहा था इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड में शेयर होगा इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पे शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? शेयरिंग होगी। तो कोवेलेंट बॉन्ड अगर कोई आपसे पूछे तो कोवेलेंट बॉन्ड में आप बोल सकते हो कि इट इज द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसमें क्या होगा? म्यूचुअली शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की। तो हमने इसमें यही देखना है कि किस तरह से
म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पे, अभी हमने कार्बन के बारे में स्टडी किया कि कार्बन का नंबर, एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, इसकी बैलेंसी जो है वो भी 4 होती है, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है 2 और 4 होती है, ये भी हमने पढ़ा, ठीक है। अब हमने ये भी पढ़ा है कि एवरी एलिमेंट अपना ऑक्टेट पूरा करता है, तब जाके वो क्या होता है, स्टेबल होता है। और स्टेबल हर कोई होना चाहता है और होता भी है। अब यहां पे कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने वैलेंस होते हैं कार्बन के पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास होते हैं, ठीक है। तो इसको अगर अपना ऑक्टेट पूरा करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, या तो ये इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे, या ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी और से गेन कर ले, तब इसके पास क्या होंगे, यहाँ पे 8 होंगे। अगर गेन करता है, 2 तरीके हैं थे इसके पास, या तो गेन कर लेता है 4 तो इसके पास 8 यहाँ पे हो जाते हैं आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, या तो ये इनको क्या कर लेता है, लूज कर लेता, तो यहाँ पे इसके पास क्या हो जाते, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते, या तो इसका डुप्लेट कंप्लीट होता है या ऑक्टेट कंप्लीट होता है। बट यहां पे ये जो कार्बन है ये ना तो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर पाता है, सॉरी, ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर पाता है यहाँ पे, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर पाता है, यानी कि ना तो ये गेन कर पाता है ना तो ये लूज कर पाता है। तो अब इसको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे तीसरा तरीका अपनाना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लूज करना चाहिए, यानी कि इट मीन्स ये कार्बन है हमारे पास, ठीक है। कार्बन यहाँ पे अगर 4 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहाँ पे +4 इलेक्ट्रॉन मैंने लिख दिया, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले थे, ये +4 इलेक्ट्रॉन मैंने इसको और दे दिए। तो जब मैंने इसको 4 इलेक्ट्रॉन और दिए तो इसने C नेगेटिव बना दिया, यहाँ पे कितना नेगेटिव, यहाँ पे C4 नेगेटिव बना दिया इसने, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गए हैं, और ये क्या बन गया, यहाँ पे C4 नेगेटिव एनायन बन गया एक। बट आप जानते हैं कि कार्बन जो हमारे पास है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, यहाँ पे 6 होता है, 6 होता है। तो इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, इसके पास प्रोटॉन है, प्रोटॉन भी इसके पास 6 हैं। अब इसके पास प्रोटॉन 6 हैं बट इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन 6 + 4 इलेक्ट्रॉन हमने इसको एक्स्ट्रा दे दिए, कितने हो गए ये 10, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन इसके पास 6 हैं बट यहाँ पे इसके पास जो इलेक्ट्रॉन हो गए, अब इलेक्ट्रॉन इसके पास 10 हो गए। तो इन 6 प्रोटॉन को, इन 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है, यानी कि इट वुड वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स बाय 6 प्रोटॉन, यानी कि ये 6 प्रोटॉन, इन ये जो हमारे पास यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है, इनको ये होल्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर होल्ड नहीं कर सकते तो 4 इलेक्ट्रॉन ये गेन भी नहीं कर पाएगा, तो ये ऐसा नहीं होगा, यानी कि ये एनायन नहीं बनाएगा। सेकंड केस में या ये क्या कर ले, इन 4 इलेक्ट्रॉन को यहां से लूज करते, 4 इलेक्ट्रॉन हमने यहां से क्या कर दिया, लूज कर दिया, इसने क्या बना दिया +4 यानी कि कैटायन बना दिया, प्लस यहां से 4 इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर ये चले गए। अब जब यहां से 4 इलेक्ट्रॉन बाहर ये चले गए तो इसने क्या बनाया, यहां पे बना कैटायन। अगर 4 इलेक्ट्रॉन चले गए तभी इसके पास यहाँ पे डुप्लेट इसका पूरा होगा, यहाँ पे तभी 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब देखो जब इसने 4 इलेक्ट्रॉन यहां से निकालने चाहे तो इसके लिए इसको बहुत ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़नी थी। क्या होना था यहाँ पे, अगर इसको यहां से इन 4 इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करवाना था तो यहाँ पे बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत थी,
जिससे ये इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को यहां से निकाल पाता। ठीक है, ये हमारे पास इसका न्यूक्लियस है, ये हमारे पास K सेल, ये L सेल, यानी कि यहां से इसने क्या करना है, इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है। अब इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए इसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। पहले ये इस इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, फिर ये इसको निकालेगा, फिर ठीक है, एक से दूसरा जब निकालते हैं तो लगभग डबल एनर्जी लगती है। तो यहाँ तो कई गुना यहाँ पे क्या लगेगी, एनर्जी लगती है इसकी। तो ये ऐसा भी नहीं कर पाता, ऐसा भी नहीं कर पाया है, ना तो कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि क्यों ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाता है, तो आप यहाँ पे रीजन लिख सकते हैं, बिकॉज वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन लीविंग बिहाइंड ए कार्बन हैविंग +4 चार्ज विद 6 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस होल्डिंग जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन टुगेदर। तो ये भी बड़ा मुश्किल काम था, तो ये ऐसा भी नहीं कर पाया। अब कार्बन को बॉन्ड तो बनाना था, तो इसने एक तीसरा तरीका अपनाया जिसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसने क्या किया, हाथ मिलाया किसी दूसरे के साथ। इसने क्या बोला, जैसे सपोज यहाँ पे हाइड्रोजन पड़ा हुआ है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, इसकी वैलेंसी होती है 1। ठीक है, यानी कि इसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो इस कार्बन ने क्या बोला, इस हाइड्रोजन को बोला कि यार तू ऐसा कर, इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा यहां जैसे रख दे, सेंटर जैसे में, मैं भी अपने इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ सेंटर जैसे में रख देता हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा कि तेरे इलेक्ट्रॉन का मैं भी यूज कर लूंगा, मेरे इलेक्ट्रॉन का तू भी यूज कर लेगा, यानी कि तेरा भी डुप्लेट पूरा हो जाएगा, मेरा भी यहाँ पे ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो इन चारों के साथ इसने ऐसे ही बात की। ठीक है, अब हुआ क्या, ये कार्बन था। ठीक है, मैं अब अलग से यहाँ पे इसको मैं डॉट क्रॉस से दिखा रहा हूँ, और हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन है उसको मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ डॉट से। ठीक है, तो इनके दोनों के बीच में बात हुई, हाइड्रोजन ने भी यहाँ जैसे रख दिया, इसने भी बीच जैसे में रख दिया, ऐसा मान लो, इसको ऐसे रख दिया इन्होंने। ठीक है, हाइड्रोजन को थोड़ा सा आगे बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन बना दिया हमने, ये दोनों ने आपस में बात की और इसको थोड़ा सा सेंटर जैसे में रख दिया। अब हुआ क्या, जैसे इन्होंने ऐसा किया तो यहाँ पे इस कार्बन के पास, कार्बन अब इन 4 इलेक्ट्रॉन का भी यूज करने लगा, चारों के साथ एक ही बात होती है इसने। तो यहाँ पे इनका क्या किया, इसने इनके साथ इस तरह से बात की, यानी कि अब काउंट करेंगे आप इन इलेक्ट्रॉन को तो ये 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट पूरा। इसी तरह से अगर हम इसका भी देखें, जो हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो इस हाइड्रोजन का भी क्या है, यहाँ पे ऑक्टेट आपको पूरा ही दिखेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो आपका हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है हमारे पास, तो इस हाइड्रोजन का भी क्या है, यहाँ पे ऑक्टेट पूरा है। ये हाइड्रोजन एंड ये हाइड्रोजन, इन सब का ऑक्टेट आपको पूरा दिखेगा यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप देखें, ये ठीक है, तो यहाँ पे सबके पास अब क्या है, इसका भी डुप्लेट पूरा है, यानी कि जो आपका ये है इसका भी आपको यहाँ पे सेंटर जैसे में बनेगा। ओके, ये जो आपका हाइड्रोजन है, इसका जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपने सेंटर में लाने हैं। क्लियर, यानी कि इसको इस तरह से आपने दिखाना है, इस तरह से।
इसका भी जो आपका डुप्लेट है हाइड्रोजन का वो भी कंप्लीट है और कार्बन का ऑक्टेट भी कंप्लीट है। तो इस तरह से दोनों ने क्या किया हुआ यहाँ पे शेयरिंग की है इलेक्ट्रॉन्स की। तो जहां पे भी शेयरिंग होगी उसको हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड उसको हम बोलते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या हुआ, इट इज द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो बाकी जो है हम कल की क्लास में देखेंगे। कल इसको देख के आना है आपने कि आज हमने क्या क्या जो जो स्टडी किया है इसको। ठीक है, आपने थोड़ा सा कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में स्टडी करके आना है। क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो यू मे आस्क एनीवन।